लेकिन रामलाल की उम्र और तजुर्बा उसे बता रहा था कि जो उन्होंने अभी देखा वो कोई मामूली सफाई वाला नहीं था। स्टेशन का माहौल बाहर से शांत जरूर हो गया था, पर यह शांति किसी भयानक तूफान के आने से पहले की खामोशी थी, क्योंकि अखबार वहीं पड़ा था और अनहोनी का बुलावा अब कबूल हो चुका था। रात के 11:50 भोटिया स्टेशन पर कोहरा अब इतना घना हो चुका था कि 5 कदम दूर देखना भी मुश्किल था। कहते हैं जब मौत आपके आसपास होती है तो सबसे पहले गला सूखने लगता है। सुमेर को लग रहा था कि समोसे के तीखेपन की वजह से उसे प्यास लगी है, लेकिन असल में वो स्टेशन की वो मनहूस हवा थी जो धीरे धीरे उसके शरीर से जिंदगी की नमी खींच रही थी। घमंड का टूटना अभी बाकी था और उस अनहोनी ने अपना खेल बस अभी शुरू ही किया था। सुमेर, अरे मंगल, समोसे में आज हलवाई ने कुछ ज्यादा ही मिर्च डाल दी थी। मेरा तो एकदम गला सूख रहा है। झोले में पानी की बोतल है क्या? नहीं सुमेर भाई, बोतल तो बारात वाले घर में ही छूट गई। मैंने सोचा था ठंड का मौसम है, कहाँ प्यास लगेगी रास्ते में। यार, अब क्या करूं? गले में जैसे कांटे चुभ रहे हैं। बिना पानी के तो 3 बजे तक मेरी जान निकल जाएगी। सुमेर, रुक जा, पागल मत बन। वो कोना बिल्कुल खुप अंधेरे में है और इस स्टेशन का पानी पता नहीं कितने सालों से किसी ने नहीं पिया होगा। तू प्यास बर्दाश्त कर ले, पर वहां मत जा। अरे रामलाल भाई, आप तो हर चीज में भूत प्रेत घुसेड़ देते हो। नल है तो पानी ही आएगा ना। मैं अभी बस 2 मिनट में मुंह धोकर और पानी पी कर आया। मंगल, सुमेर भाई, मेरी मान लो, मत जाओ। मुझे उस तरफ से बहुत अजीब सी बदबू आ रही है। तुम दोनों यहीं बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ो, मैं भी आया। प्लेटफॉर्म का आखिरी और अंधेरा छोर। रात के 11:55 बजे सुमेर धुंध को चीरता हुआ नल के पास पहुंचता है। वहां कोई बत्ती नहीं है, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी कोहरे से छन कर आ रही है। सुमेर नल के पास पहुंचता है। नल पूरा लोहे का है और उस पर भारी जंग लगा हुआ है। सुमेर जैसे ही नल की टोंटी खोलने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास होता है। सुमेर, कौन है वहां? सुमेर झटके से पीछे मुड़ता है। धुंध में से वही बूढ़ा सफाई कर्मी बाहर आता है। उसके हाथ में वही पुरानी झाड़ू है और वो अपनी लाल सूखी आंखों से बिना पलक झपकाए सुमेर को घूर रहा है। अरे बाबा, आप अभी तो गायब हो गए थे। अब यहाँ क्या कर रहे हैं अंधेरे में? फालतू में डरा दिया मुझे। प्यास लगी है बाबूजी। इस स्टेशन का पानी बहुत मीठा है, पर ये प्यास बुझाता नहीं और बढ़ा देता है। आप अपना काम कीजिए ना बाबा, मेरे सिर पर क्यों खड़े हो? मुझे पानी पीने दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। बूढ़ा कुछ नहीं बोलता, बस एक अजीब सी खौफनाक मुस्कान के साथ एक कदम पीछे हट जाता है और सुमेर को देखने लगता है। खौफ का पानी। सुमेर वापस नल की तरफ मुड़ता है और पूरी ताकत से जंग लगे नल की टोटी को घुमाता है। साला नल भी सूखा पड़ा है, रेलवे वाले भी ना। सुमेर जल्दी से अपने दोनों हाथ नल के नीचे लगाता है ताकि अंजुली भरकर पानी पी सके, लेकिन पानी का रंग और महक बहुत अजीब है। सुमेर पीने के लिए हाथों को मुंह के पास लाता है, तभी उसे एक भयानक सड़न और कच्चे लोहे जैसी बदबू आती है। सुमेर, ईख, ये कैसा पानी है? इतना गाढ़ा। सुमेर की आंखें फैल जाती हैं। चांद की हल्की रोशनी में वो अपने हाथों को देखता है। नल से साफ पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा, एकदम खून जैसा लाल पानी बह रहा है। वो लाल पानी उसके हाथों से होता हुआ जमीन पर गिर रहा है। ये तो खून जैसा लाल है, ये पानी नहीं है। प्यास बुझ गई बाबूजी। कहा था ना, इस स्टेशन पर जो आता है उसे खून की ही महक आती है। बूढ़े की तरफ देखता है। वो देखता है कि बूढ़े का चेहरा अब एक इंसान का नहीं रहा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी हैं और उसका मुंह बहुत बड़ा खुल गया है, जहां से वो डरावनी हंसी आ रही है। रामलाल भाई, बचाओ। सुमेर दौड़ता हुआ रामलाल और मंगल के पास पहुंचता है।
वो दोनों सुमेर की चीख सुनकर पहले ही खड़े हो चुके थे। सुमेर उनके पैरों के पास आकर गिर जाता है। वो पूरी तरह हाफ रहा है और थर थर कांप रहा है। रामलाल भाई बचाओ। सुमेर भाई क्या हुआ? तुम ऐसे चीख क्यों रहे हो? सुमेर, सुमेर बोल, क्या देखा तूने? तेरे हाथों पर ये लाल लाल क्या लगा है? रामलाल भाई, वो नल, उसमें से पानी नहीं, खून जैसा लाल पानी आ रहा है। बहुत बदबू आ रही है उसमें से। हे भगवान, खून जैसा पानी? पर तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वो बाबा कहाँ है? बाबा इंसान नहीं है रामलाल भाई, वो मेरे पीछे खड़ा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो बहुत भयानक तरीके से हंसा। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही ना हो। और उसका मुंह इतना बड़ा खुल गया जैसे किसी जंगली जानवर का हो। वो कोई साया है। सुमेर की बात सुनकर रामलाल और मंगल के चेहरों का रंग उड़ जाता है। मंगल डर के मारे वहीं जमीन पर बैठ जाता है और रामलाल के पसीने छूटने लगते हैं। रामलाल भाई, मैंने कहा था ना, ये स्टेशन शापित है। वो सफाई वाला कोई इंसान नहीं, उसी का भूत है जो बरसों पहले यहां मरा था। अब वो हमें नहीं छोड़ेगा। हे राम, इसका मतलब नत्थू और वो दोनों गांव वाले एकदम सच कह रहे थे। हमने अनजाने में उस साये को जगा दिया है। सुमेर का घमंड हमें ले डूबा। मुझे माफ कर दो रामलाल भाई, मुझे माफ कर दो। अब हम क्या करेंगे? उठो दोनों, अब गाड़ी का इंतजार करना बेवकूफी है। अपना झोला उठाओ मंगल, हम अभी के अभी स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। बाहर सड़क पर कोई ना कोई आसरा मिल ही जाएगा। भागो यहां से। रामलाल ने भागने का फैसला तो कर लिया, पर वो भूल गए थे कि भोटिया स्टेशन पर आने का रास्ता तो है, लेकिन रात 12 बजे के बाद यहां से जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। अनहोनी का खेल अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था। इंसान जब मौत के जाल में फंस जाता है तो उसे हर बंद दरवाजा अपनी कब्र का पत्थर लगने लगता है। रात के 12 बज चुके थे और भोटिया स्टेशन ने अपने शिकार को चारों तरफ से घेर लिया था। बाहर जाने का वो भारी लोहे का दरवाजा ऐसे बंद हुआ था जैसे किसी ने बाहर से सदियों पुराना ताला जड़ दिया हो। सुमेर का घमंड, मंगल का भोलापन और रामलाल की समझदारी सब उस खूनी सन्नाटे के आगे घुटने टेक चुके थे। अब उनके पास ना भागने का रास्ता था और ना छुपने की जगह। रामलाल, जोर लगा। सुमेर, मंगल तू भी इधर आ। ये दरवाजा कैसे भी करके खोलना होगा, वरना आज हम में से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। खुलेगा रामलाल भाई, ये दरवाजा इंसानों ने नहीं बंद किया है, हमने अनहोनी को बुलावा दिया है। अब वो हमें खाकर ही मानेगा। मेरी तो छोटी छोटी बेटियां हैं रामलाल भाई, मैं मरना नहीं चाहता। मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही वो कचरा फेंका था। उसके हाथ, उसका वो भयानक मुंह, वो मुझे ढूंढ रहा है। रामलाल भाई, मुझे बचा लो। वो आ रहा है रामलाल भाई, झाड़ू की आवाज, वो हमारे पास आ रहा है। सुमेर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। रामलाल भी थककर दरवाजे से टिक जा, आखिरी उम्मीद। रात के 12:10। आवाज लगातार करीब आ रही है, लेकिन धुंध इतनी है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक स्टेशन का लाउडस्पीकर फिर से खड़खड़ाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। तभी अचानक स्टेशन का माहौल बदलने लगता है। धुंध और गहरी हो जाती है और तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो। यात्रीगण ध्यान दें, लाइन क्लियर ना होने के कारण दिल्ली जाने वाली कालका एक्सप्रेस भोटिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर 10 मिनट के लिए रुक रही है। यात्री कृपया पीछे हटकर खड़े हो। सुमेर, मंगल, उठो। तुमने सुना? एक्सप्रेस गाड़ी आ रही है, वो यहां 10 मिनट रुकेगी। पर रामलाल भाई, हमारी गाड़ी तो कोई और थी ना, और हमें दिल्ली थोड़ी जाना है। अरे फार में गई हमारी गाड़ी और फार में गया दिल्ली। बाहर निकलने का दरवाजा बंद है, हम यहां से भाग नहीं सकते। हमें कैसे भी करके बस इस मनहूस स्टेशन से बाहर निकलना है।
ये गाड़ी ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जैसे ही गाड़ी रुके किसी भी डिब्बे में घुस जाना, समझे? मंगल, हाँ हाँ रामलाल भाई, जो गाड़ी मिले उसमें चढ़ जाएंगे, बस मुझे यहां नहीं रुकना। धुंध को चीरती हुई एक लंबी एक्सप्रेस ट्रेन की तेज पीली रोशनी प्लेटफॉर्म पर पड़ती है। ये ट्रेन बिल्कुल असली लग रही है। झाड़ू की आवाज अचानक उस ट्रेन के शोर में दब जाती है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर भारी आवाज के साथ रुकती है। रामलाल जल्दी करो, डिब्बे का दरवाजा पकड़ो। सुमेर, मंगल, जल्दी चढ़ो। तीनों पागलों की तरह जनरल डिब्बे की तरफ दौड़ते हैं। सुमेर सबसे पहले हैंडल पकड़ता है और लड़खड़ाते हुए अंदर घुसता है। उसके पीछे मंगल अपना झोला खींचते हुए चढ़ता है और आखिर में रामलाल अंदर छलांग लगाता है। मैं आज के बाद इस रास्ते पर कभी कदम नहीं रखूंगा, कभी नहीं। हे बजरंग बली, तेरा लाख लाख शुक्र है, जान बच गई। हम बच गए रामलाल भाई। ट्रेन अब थोड़ी रफ्तार पकड़ चुकी है। सुमेर हिम्मत करके डिब्बे की खिड़की के पास जाता है और बाहर प्लेटफॉर्म की तरफ देखता है कि क्या वो साया चला गया। जा रहे हो बाबूजी, मेरा स्टेशन गंदा करके जा रहे हो? भोटिया स्टेशन तो पीछे छूट गया, लेकिन जो खौफ सुमेर ने अपनी आंखों से देखा वो शायद ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहते हैं कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती, और अगर आप वहां कोई निशानी छोड़ा है तो वो जगह आपको कभी भूलती नहीं। कौन जानता है, अगली बार जब कोई अनजान मुसाफिर उस प्लेटफॉर्म पर कूड़ा फेंकेगा तो वो खूनी झाड़